दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं विश्व भूगोल के अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे पर्वत के बारे में, माउंटेन के बारे में, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने कवर किया कि पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार जो वलित पर्वत था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया। उसके बाद दोस्तों संचयी पर्वत के बारे में देखा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों संचय मतलब जहां पर दोस्तों कंकड़, पत्थर, रेत इन सब के संचय होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ा गया, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगले क्रम में हम लोगों ने पढ़ा भ्रंशोत पर्वत के बारे में कि किस तरह से भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, दुनिया में कौन कौन से पर्वत उसके उदाहरण, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों हम कवर करेंगे पर्वतों के अंतिम वैरायटी के बारे में जिसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज की क्लास में हम भारत और विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में भी पढ़ेंगे जहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सीधे सीधे सवाल आते हैं कि बताइए फला पर्वत कहां पर है, ये पर्वत कहां पर स्थित है। इस तरह से कई सारे सवाल आते हैं, भारत और विश्व तो दोनों को कवर किया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास की बात करें दोस्तों तो आज हमारी 247वीं क्लास है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि सीरीज कितनी पुरानी है, इसीलिए दोस्तों वो इस सीरीज से जुड़े। आगे मैं बताता हूं सीरीज के बारे में। आज के अगर आप क्लास देखते हैं तो 7381 से लेकर 7410 तक के सवालों पर हम चर्चा करेंगे। पूरे 7400 सवाल, 7400 सवाल दोस्तों आपको ऑन क्लास पढ़ा दिया गया। कितनी अच्छी बात है। हम लोग की जब आप कभी हमारे साथ जुड़ेंगे तो फायदा इस बात का मिलेगा कि हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपके नजरों से ओझल हो जाए, बस आपको समय देने की जरूरत है, ठीक है। और इतने ढंग से पढ़ाया जाता है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ये एकदम इसको आप हूबहू स्टडी मटेरियल वाली क्लास समझिएगा। एक क्वेश्चन आंसर आप इसे मत समझिएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आंसर का प्रारूप जरूर दिया है लेकिन ये क्लास अपने लेवल पर एकदम अलग ही तरीके से, ठीक है। इस क्लास में दोस्तों अभी तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है, जो कि दोस्तों लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक 45 लेक्चर में दोस्तों आपको एंशिएंट कवर कराया गया है। 46 नंबर से लेकर दोस्तों 91 नंबर तक की जो क्लास है वो हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास है। 92 नंबर से लेकर दोस्तों 150 नंबर तक की जो क्लास है वो हमारी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक की जो क्लास है ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान की क्लास है। कौन पढ़ाएगा आपको 80 लेक्चर में संविधान और 150 लेक्चर में इतिहास, आप बताइए। यहां जब आप जुड़ेंगे स्टडी 91 पर तो ये चीजें आपको मिल रही। इसी तरह से दोस्तों 231 नंबर से जो क्लास चल रही है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की 17वीं क्लास अटेंड करने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। तो सवाल देखिए परीक्षा में हूबहू ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। जवाब आपको कैसे देना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सवाल क्या दिया दोस्तों, कह रहा विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी। क्या दे दिया दोस्तों, सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, ठीक है। अच्छा रिफ्ट घाटी माने क्या होता है दोस्तों, रिफ्ट घाटी, अरे बीच में आपने पढ़ा होगा दोस्तों भ्रंश घाटी के बारे में पढ़ा था ना। भ्रंश के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था मान लीजिए ऐसे कोई दरार है, ठीक है, जमीन है, प्लेट है और इसमें क्या पड़ गया दोस्तों, ये दरार पड़ गया। क्या हो गया दोस्तों, ये दरार आ गई, ठीक है। इस दरार की वजह से दोस्तों ये केस 1 था। केस 2 में क्या होता दोस्तों, मान लीजिए ये स्थान क्या हो गया दोस्तों, नीचे की तरफ धंस गया तो आकार कैसा बन जाएगा दोस्तों, याद रखिए इसका आकार कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ऐसे धंस गया, फिर ऐसे, ठीक है। यह स्थान नीचे धंस गया तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं भ्रंश घाटी, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। जब ये सवाल आएगा तब आप 2 आंसर चूज कीजिएगा। 2 चीज मिलता है दोस्तों। 2 आंसर चूज करने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर सवालों में ये 2 प्रकार के उत्तर मिलते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो पहला उत्तर है, जो दूसरा उत्तर है, मैं ही पेन चेंज कर दे रहा हूं दोस्तों। पहला उत्तर याद रखेगा, आप ढूंढिएगा अपने ऑप्शन में कि दोस्तों कहीं पर आपको ग्रेट रिफ्ट वैली शब्द दिया गया। उसका नाम ही ग्रेट इसलिए है क्योंकि वो 7000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। क्या नाम देगा दोस्तों, ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। ग्रेट रिफ्ट वैली कितना है दोस्तों, तो 7000 किलोमीटर का दोस्तों ये रिफ्ट वैली है। तो आप बताइए दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट वैली हो गई कि नहीं। अच्छा अब आपके मन में अगला सवाल कि सर अगर ये दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि सर ये किस देश में स्थित है। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, याद रखेगा ये लेबनान से लेकर मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। कहां से, लेबनान जो कि एशिया में है, वहां से लेकर दोस्तों कहां तक, मोजाम्बिक कहां पड़ता है दोस्तों, अफ्रीका में, ठीक है। मोजाम्बिक
लेबनान से लेकर दोस्तों ये मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। ये आपका पहला जवाब होगा। मान लीजिए कभी कभी परीक्षा में दोस्तों ये वाला जवाब ना देकर के ग्रेट रिफ्ट वैली नाम ना देकर दोस्तों दूसरा चीज दे देता है जिसका नाम है जॉर्डन नदी घाटी। ठीक है, ये भी सवाल में मिलता है। ठीक है, जॉर्डन नदी घाटी। ठीक है, नदी घाटी के रूप में देखा जाए तो सबसे लंबी नदी घाटी दोस्तों यही है। ये नदी घाटी दोस्तों 4800 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 4800 किलोमीटर लंबी है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि जॉर्डन लिखा हुआ दोस्तों तो आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि किस देश में दोस्तों। तो ये जॉर्डन देश में, जॉर्डन एक देश का भी नाम है दोस्तों, ये जॉर्डन देश में स्थित है। इसको बहुत आराम से आप पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस सवाल को आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है, पढ़िए। कर अत्यधिक अपरदन या अनाच्छादन के कारण पर्वत अपने प्रारंभिक रूप को खोकर किन पर्वतों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए पर्वतों का अपरदन हो गया। अपर्दन माने समझते हैं ना? अपर्दन माने मतलब जो ऊपरी हिस्सा, जो चोटी वाला हिस्सा है, वो किसी न किसी वजह से क्या हो गया, उसका अपर्दन हो गया, उसका क्षरण हो गया। हो सकता है किसी प्राकृतिक कारण से, हो सकता है किसी मानवीय कारण से। ठीक, मान लीजिए क्या हो रहा है दोस्तों, पर्वतों के पास जाएंगे आप, देखेंगे पर्वत में, राजस्थान वगैरह में जाइए तो आपको दिखेगा दोस्तों लोग पत्थर काट कर निकालने के लिए पूरा का पूरा पर्वत ही गायब कर दे रहे हैं। आप 2-4-10 साल बाद जाएंगे तो आप देखेंगे अरे यहाँ इतना भारी भरकम पर्वत था, पूरा पर्वत ही गायब हो गया, क्योंकि दोस्तों उसकी नीलामी हो जाती है और वहां से काट काट कर पत्थर के रूप में दोस्तों अलग कर दिए जाते हैं। तो कहां बचेंगे पहाड़। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जब उनका अपरदन हो जाता है, चाहे किसी भी कारण, ठीक है, चाहे किसी भी कारण दोस्तों उनका अपरदन हो जाता है, तभी दोस्तों उनका रूप क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तब जाकर उसे हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब अर्थ जानते हैं? अवशिष्ट का अर्थ क्या होता है? अवशिष्ट का मतलब शेष बचा हुआ। ठीक है, शेष, शेष बचा हुआ, इसका अर्थ ही होता है दोस्तों। ठीक है, यानी जो बचा खुचा आपके सामने दिख रहा है वही अवशिष्ट है। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, लगातार अपरदन होते रहता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कर भारत में अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण क्या है दोस्तों? अवशिष्ट पर्वत का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या दोस्तों? अरावली, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों आप मान सकते हैं। ठीक है, ये अभी अच्छा, ये दोस्तों दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में, पर्वत श्रृंखला में दोस्तों इन सब का नाम आता है या इसका नाम आता है, याद रखिएगा। एक शब्द यहां दिया दोस्तों, पर्वतों। पर्वतों का मतलब होता है दोस्तों एक पर्वत की बात नहीं हो रही है, हमने अरावली की बात कर दिया। मान लीजिए आपके यहां अरावली को छोड़कर आपसे पूछे कि और नाम बताइए, तो दोस्तों पहले पे आप अरावली नोट कर लिए, दूसरे पे आप नोट करिए दोस्तों नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला भी दोस्तों किसका उदाहरण है? यह भी अवशिष्ट का उदाहरण है। आप पारसनाथ का नाम सुने होंगे। ठीक है, पारसनाथ का नाम सुने होंगे। ठीक है, पारसनाथ भी किसका एग्जांपल दोस्तों? पारसनाथ भी अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो लिख लीजिए। इसी तरह से दोस्तों आप राजमहल श्रेणी का नाम सुने होंगे, राजमहल श्रेणी। ठीक है, राजमहल की श्रेणियां, वो भी दोस्तों अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आप गिरनार वगैरह का नाम सुने होंगे, गिरनार पर्वतमाला, गिरनार का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। आप पश्चिमी घाट का नाम सुने होंगे, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये सब दोस्तों अवशिष्ट का उदाहरण है। अवशिष्ट क्यों दोस्तों? धीरे धीरे इसमें अपरदन हो रहा है, धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है, इसका बचा खुचा स्वरूप ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूं ना, आपके कॉम्पिटिटर को सिर्फ अरावली के बारे में पता है, लेकिन आपको अरावली के साथ साथ नीलगिरी के बारे में पता है, पारसनाथ के बारे में पता है, पश्चिमी घाट के बारे में पता है, गिरनार के बारे में पता है, ये सब राजमहल के बारे में पता है। ठीक है, ये सब भी पता है। इसी तरह से दोस्तों आपके पास आंकड़े ज्यादा हैं, जिसके पास जितना ज्यादा आंकड़ा उतनी अच्छी तैयारी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर से और सवाल कैसे बनते हैं। लिख रहा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। देखिए अभी हम लोग भारत के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए सीधा सीधा दोस्तों अब जो बात हो रही है वो हम सीधा विश्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो उदाहरण हमें पेश करना दोस्तों, ये किसके संदर्भ में पेश करना है? ये विश्व के संदर्भ में पेश करना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो विश्व में क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा दोस्तों हाईलैंड्स। नाम सुना होगा कि नहीं? आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, हाईलैंड्स दोस्तों जो है, थाईलैंड नहीं बोलना हूं,
मैं हाईलैंड्स बोल रहा हूं। हाईलैंड्स दोस्तों किसका उदाहरण है, याद रखेगा ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। जिस तरह से भारत में आपने क्या क्या पढ़ा, अरावली पढ़ा, नीलगिरी पढ़ा, पश्चिमी घाट पढ़ा, राजमहल पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीजें देखा, उसी तरीके से दोस्तों वर्ल्ड में, दुनिया में देखेंगे तो हाईलैंड जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आपके सामने अगला सवाल कि सर ये हाईलैंड है कहां पर, चलो नोट कर लो दोस्तों, ये हाईलैंड पड़ता है दोस्तों स्कॉटलैंड में। कहां पड़ता है दोस्तों, स्कॉटलैंड देश का नाम सुना है ना, तो हाईलैंड कहां पर स्थित है दोस्तों, ये स्कॉटलैंड में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों शायद आप ना जानते हो लेकिन एक स्थान है दोस्तों कैटस्किल, सुना है कि नहीं आपने, नहीं सुना तो सुन लीजिए, कैट स्किल, ठीक है, कैट स्किल, कैट माने बिल्ली, स्किल माने उसका कौशल, बिल्ली का कौशल, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल नाम है दोस्तों इसका कैट स्किल। ये कहां पर दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में है। कहां पर स्थित है कैट स्किल, कहां पर दोस्तों, ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहां पर दोस्तों, ये अमेरिका में हो गया, ठीक है। ये दो ऑप्शन हो गया। तीसरा उदाहरण लिखिए दोस्तों, आपने सियरा नेवादा का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, सियरा नेवादा का नाम सुना होगा, ठीक है, सियरा नेवादा पर्वतमाला, ठीक है। ये कहां पर दोस्तों, सियरा नेवादा जो पर्वतमाला है दोस्तों, ये आपकी स्पेन देश में है, ठीक है। स्पेन की राजधानी कहां है दोस्तों, मैड्रिड है, ठीक है। तो स्पेन में स्थित है दोस्तों, इसको याद रखेगा। उसी तरह से यहां दोस्तों यूएसए कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। मुझे नहीं पता कि आप अवशिष्ट पर्वत के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि जब उदाहरण की बात आती है तब शायद आपके पास डेटा कलेक्शन कम है। कम से कम 2-4 एग्जाम्पल तो याद रखिए। और जब जब सवाल बनते हैं दोस्तों, उठा के किताब देखिए, आप परीक्षा के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा, कम शब्दों में ज्यादा कवरिंग मिलेगी। आप देखिए कभी भी दोस्तों क्लास अटेंड करेंगे ना तो हमेशा आपको कुछ ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, करा अमेरिका में स्थित अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। कहां पर स्थित दोस्तों, अमेरिका में स्थित अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण। तो पहला उदाहरण दोस्तों हमारे सामने लिखा हुआ है कैट स्किल। क्या नाम है दोस्तों, कैट स्किल, याद रखिए दोस्तों, कैट स्किल रखा हुआ है। कैट स्किल कहां स्थित है दोस्तों, ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है कैट स्किल, ये तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से हैं, तो याद रखेगा गैसा, ठीक है, गैसो का नाम सुना है, गैसा या गैसो, याद रखेगा, गैसा वैसे बोलते हैं इसको, ठीक है, गैसा या गैसो कई जगह पर अलग अलग मिला है, ठीक है, गैसा या गैसो पर्वत, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये दोस्तों किसका उदाहरण दोस्तों, ये भी दोस्तों आपके अमेरिका में स्थित है। और तीसरा है बूटे, ठीक है, गैसो और बूटे, ठीक है, बूटे, ये भी याद रखेगा दोस्तों। ये जो तीनों हैं ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपके यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये यूएसए मत बोलिए दोस्तों, इसे आप अमेरिका बोलिए, क्योंकि यूएसए बोलते दोस्तों क्या जवाब आता है, यूनाइटेड स्टेट का नाम आ जाता है, ठीक है। और अमेरिका बोलने से दोस्तों पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिकी या पूरा अमेरिका महाद्वीप की बात हम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इससे न बोलिए, ज्यादा सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए, कर विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा, पूरे दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों इसमें भी नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। दुनिया के सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत में किसका नाम आता है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला का नाम आता है। किसका नाम आता है, एंडीज पर्वतमाला का नाम आता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों किसका नाम आता है, राकी पर्वतमाला का नाम आता है, राकी पर्वतमाला का नाम आता है, ठीक है। ये मैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है, दुनिया के सबसे जो पुराने पर्वत श्रृंखला हैं उनके बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे जो पूछता है परीक्षा में, ठीक है, ये दोस्तों एक चीज और पूछता है सबसे प्राचीन श्रृंखला के बारे में, ठीक है। तो प्राचीन में भी दोस्तों इनका नाम आ जाएगा, और अवशिष्ट में, क्योंकि इनका जो आकार है दोस्तों दिन प्रतिदिन दोस्तों क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये चीजें भी आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में ना, कहीं कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। एक जो मुझे डाउट आ रहा है थोड़ा सा, ये जो मैंने राकी पर्वत लिखा दोस्तों, ये राकी पर्वत में आप अवशिष्ट पर्वतमाला न कीजिए, क्योंकि जो मुझे याद आ रहा है, एक चीज मैं यहां समझा दूं आपको, दो कंफ्यूजन दोस्तों यहां जो सबसे बड़ा बनता है, वो कंफ्यूजन ये बनता है, एक हम पढ़ते हैं दोस्तों प्राचीन पर्वत, ध्यान समझिएगा, एक हम पढ़ते हैं प्राचीन पर्वत श्रृंखला, और एक हम पढ़ते हैं शब्द अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अवशिष्ट। बात को समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा जो दिमाग में जो मेरे बात आ रही, मैं क्या रखना चाह रहा हूं, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, और पुराने का तात्पर्य जो मैंने पिछली क्लास में लिया था, बताया था आपको कि पुराने का तात्पर्य क्या है, पुराना से तात्पर्य दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन से पूर्व निर्मित पर्वत, विस्थापन से पूर्व निर्मित
पर्वत, ठीक है, यानी वे पर्वत जिनका निर्माण कब हुआ हो, जब महाद्वीपीय विस्थापन नहीं हुआ था, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आई थी, जब सारे देश दोस्तों सभी के सभी द्वीप एक दूसरे से जुड़े थे, ये तब की बात कर रहा है, ये उतने पुराने पर्वत हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा सवाल आज हमसे पूछ रहा है, क्योंकि पुराना शब्द के साथ साथ जरा ध्यान दीजिएगा, पेपर वगैरह में गड़बड़ी क्यों हो जाता है, या पुराना लिख दिया, ठीक है, तो पुराना लिखते ही दिमाग में आ जाता है कि भाई क्या है, एंडीज पर्वत है, रॉक, ये सब पुराने पर्वत हैं। लेकिन जब दूसरे नंबर पे दोस्तों यहां अवशिष्ट लिख दिया, तो जरूरी नहीं है ना कि पुराने पर्वत का अपरदन हुआ ही हुआ हो। मामला समझ रहे हैं ना, पुराने पर्वत का अपरदन हुआ ही हुआ हो, ये कोई जरूरी तो है नहीं। तो दोस्तों अगर सबसे पुराने में अपरदन की बात करेंगे, तो मुझे जो लग रहा है यहां पर आपका जवाब क्या होना चाहिए, यहां पर आपका जवाब दोस्तों अरावली होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अपरदन दोस्तों अरावली का हुआ है, उतना ज्यादा अपरदन तो विश्व में किसी भी पर्वतमाला का नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप बड़े छोटे की बात करते हैं, बड़े छोटे की बात करते कि सबसे लंबा दोस्तों कौन सी पर्वतमाला, तब हम दोस्तों एंडीज को रखते हैं और एंडीज को पहले नंबर पे रखते हैं, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में, ठीक है। दूसरे नंबर पे रॉकी आता है, तीसरे नंबर पे हिमालय आता है। हिमालय की चोटी ऊंची जरूर है, लेकिन श्रृंखला के मामले में दोस्तों ये रॉकी से भी छोटा है। रॉकी जो पर्वतमाला है 4800 किलोमीटर लंबी है, जबकि हिमालय की जो पर्वतमाला है केवल 2500 किलोमीटर लंबी है, 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मुझे लगता है इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों अरावली होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक बार आप भी देखिएगा, हो सकता है कि मेरे मन में कुछ और सवाल आ रहे हो, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब तक ऑप्शन न दिया हो तब तक हम समझ भी नहीं पाते हैं कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है या किस प्रकार से एग्जामिनर सवाल करना चाह रहा है। अभी तो मैंने यहाँ बिना ऑप्शन के रखे हैं। अच्छा, कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर ऑप्शन क्यों नहीं आप बताते हैं। अरे यार, ऑप्शन रखने से आपके याद करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन है इसका मतलब उत्तर आपके सामने, जब उत्तर नहीं रहता तब तो आप अपने दिमाग पे जोर डालते हैं कि भाई इसका उत्तर क्या होगा सर, क्या इसका आंसर। जैसे ये सवाल आया कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन, अब अपने दिमाग पे आप जोर डालेंगे कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करा तो पर्वत शिखर में तो एक ही आता है, वो क्या दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। क्या है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों ये दुनिया का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कहां पर दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और दोस्तों यह स्थित कहां पर है, तो भारत में नहीं स्थित है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है, नेपाल में। और ये दोस्तों आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था कि दोस्तों क्या है, ये नवीन वलित पर्वत है। क्या दोस्तों, ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। और धीरे धीरे दोस्तों इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे दोस्तों तो इसकी ऊंचाई मिलेगी दोस्तों 8848 मीटर, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों इसकी ऊंचाई अब हो गई है 8850 मीटर। नवीन वलित पर्वत होने के कारण दोस्तों इसकी ऊंचाई हमेशा हमेशा के लिए क्या होती है दोस्तों, बढ़ रही है, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई हर साल बढ़ती रहती है, और अब बढ़ते बढ़ते दोस्तों ऊंचाई जो है ये बदल चुका है आंकड़ा, लेकिन हर जगह हर किताब हर सोर्स में आपको 8848 ही मिलेगा, ठीक है। जब आप एथेंटिक सोर्स में आएंगे तब आपको ऊंचाई में चेंजेस मिलेगा। और क्यों बदल चुके हैं, आपसे एक तरफ कहते हैं कि जो नवीन वलित पर्वत होते हैं वो दोस्तों नवीन भी है और उनकी ऊंचाई बढ़नी जारी है, ठीक है, वो रुके नहीं है, वो अभी भी दोस्तों उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ कह रहे हो कि एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो अपनी बात पर टिके रहना, इसलिए दोस्तों इसको याद रखिए, ये इस तरह से आंकड़े में आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है। अब दोस्तों यहां सवाल दे दिया कि अभी तक तो पूछा विश्व का, दुनिया का पूछा, यहां क्या पूछा, यहां पूछा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों उसका नाम है केटू। केटू को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, केटू को दोस्तों हम कहते हैं कंचनजंगा। क्या कहते हैं दोस्तों, कंचनजंगा कहते हैं, कंचनजंगा बोलिए, ठीक है, जंगा नहीं, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। इसी का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, केटू, ये कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सवाल ये आता है कि सर ये अगर 8848 मीटर था तो इसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों याद रखेगा ये 8611 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा दोस्तों, 8611 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई याद रखेगा। और दूसरा सवाल दोस्तों, ये भारत में कहां पर स्थित है, तो याद रखेगा यह स्थित है दोस्तों पीओके में। कहां स्थित है दोस्तों, पीओके में। और पीओके को हम कहते हैं क्या दोस्तों, पीओके को हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, यानी पाक अधिकृत
अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वह हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने क्या कर लिया है, अपने कब्जे में कर रखा है, पूरी तरह से नहीं, वहां भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में अभी भी दोस्तों वो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आज नहीं कल ये भारत का अभिन्न अंग हो ही जाएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो याद रखेगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। आप बुरा ना मानिएगा, बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं बात बात पे, अरे भाई हम कह रहे हैं देश के लिए कोई भी अच्छा काम करे, ठीक है, तो दोस्तों सबके लिए मुमकिन है, ठीक है। तो अगर किसी कोई अच्छा काम कर रहा है, और नो डाउट आप देखिए इसमें सवाल जवाब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जहां दोस्तों देश के लिए कूटनीति और राजनीतिक व्यवस्था की बात आती है, आपको मानना पड़ेगा कि बंदे में दम है, ठीक है। आप कुछ इसके बाद हो सकता है कि और लोग न जाने क्या करें, नहीं मतलब है कि इस मामले में तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है मेरे बोलने से ना, अपने विचार रखने से लोग नाराज हो जाते हैं, ठीक है, हटाओ इसकी क्लास नहीं पढ़ेंगे, बेकार टीचर है, राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। अरे भाई आप सीखने आए हो, जो पढ़ने सीखना है उसके बारे में आप ध्यान दो, ठीक है। इतना दिमाग अगर अपने पढ़ाई पर लगा लेते तो सक्सेस हो जाते, अधिकारी बन जाओगे। पहले ध्यान से पढ़ो जो पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है, बात बात पे टिक जाते हो। कोई बात अगर हो सकता है आपको मेरे विचार न अच्छे लगे तो क्या फर्क पड़ता है मेरे विचारों से, आप अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। क्या आप हमेशा कितने दिन तक हमसे रिश्ता बना के रखेंगे ना। बहुतों को स्टडी 91 ने सिलेक्शन दिलाया, क्या सबसे रिश्ता है लोग, हाँ लोग सम्मान पूर्वक याद करते हैं, बस इतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ठीक है। भारत का हिमालय का सबसे, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, आपने पढ़ा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी दोस्तों, तो ये 2500 किलोमीटर लंबी, कितनी 2500 किलोमीटर, कई जगह पे दोस्तों 2400 किलोमीटर भी मिलता है, ठीक है। तो 2400 से 2500 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला है। और कह रहा इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा दोस्तों, तो इसका पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों, एक मिनट, एक चीज में गड़बड़ लिख दिया, अरे बाप रे, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया भाई। K2 को कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, कहां से दिमाग में नहीं आया बताइए। बच्चा कहेगा सर को आता ही नहीं, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है इसे। का हो इतना जीवन में इतनी बड़ी गलती हो जाएगा तो आत्महत्या करना पड़ेगा, हाँ। अरे भैया माफ कीजिए, ठीक है, होता है। देखिए दिमाग में ना इतिहास भी भरा है, भूगोल भी भरा है, इसी में हिंदी भी है, इसी में मतलब सारे विषय हैं, बस चर्चा की देरी है। अब होता क्या है कि आप तो सामने है नहीं और कैमरे के सामने हमें अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है, तो दिक्कत ये हो जाता है कि जो अब K2 है उत्तर, K2 को कहते हैं गाडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा ना बोल दिए, कंचनजंगा अलग चोटी है, ठीक है। निवेदन है दोस्तों, गलती से निकल गया, इसको आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं आपको गलत पढ़ा के चला जाऊं, ठीक है, जो दिमाग में आएगा, फिर बाद में लगता है कि नहीं आज मैंने मुझसे कुछ गलती, जब पढ़ाते समय कुछ अगर मिस्टेक हो गया ना तो अंदर से आवाज आती कि देखिए आज कुछ गलती हो सकता, ना ध्यान पड़ता तो कहां आगे डग जाता, फिर बाद में आप लोग वही कहते हैं कि जो है नितिन सर गलत बता के चले गए। यहां पर उत्तर लिखिएगा दोस्तों कंचनजंगा, ठीक है, क्या याद रखेंगे दोस्तों, कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों याद रखेगा, ये जो हिमालय पर्वत है ये उसकी सबसे ऊंची चोटी ऊपर से कहां स्थित है दोस्तों, ये भारत में स्थित है, इसको याद रखेगा। और इसकी जो ऊंचाई पढ़े थे बिल्कुल सही था दोस्तों, गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। कितना दोस्तों, 8598 मीटर दोस्तों किसकी ऊंचाई है, ये कंचनजंगा की ऊंचाई है, याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी कहां स्थित है, कौन सी दोस्तों, नंदा देवी के बारे में पूछ दिया, नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी पर्वत चोटी दोस्तों कहां स्थित है, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन का सवाल है, ठीक है। मैं बताऊं दोस्तों, नंदा देवी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि अगर पहली ऊंची चोटी के बारे में पूछे तब तो आप कंचनजंगा बताएगा। अगर दोस्तों ऐसे जो K2 और गाडविन ऑस्टिन जिसे हम कह रहे हैं वो क्योंकि पीओके में है इसलिए दोस्तों उसे दर्जा नहीं देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों पूछा जाए दोस्तों दूसरी, ठीक है, तो याद रखेगा ये भारत में स्थित, ये वाली जो थी भारत में स्थित प्रथम चोटी थी दोस्तों, याद रखेगा जो भारत में स्थित थी, ये दोस्तों भारत में स्थित द्वितीय है, ठीक है। इसका जो रैंकिंग है दोस्तों, रैंक इसका जो है दोस्तों ये दूसरे स्थान पर है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड भारत में स्थित है। नाम क्या दोस्तों, नंदा देवी पर्वत है। एक इसी तरह से नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत दोस्तों पाकिस्तान में,
ठीक है, ये नंदा देवी है, तो कंफ्यूज मत होएगा। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, पर्वत चोटी कहां पर है, यहां पर है उत्तराखंड में, और 7,817 मीटर, कितना दोस्तों इसकी ऊंचाई, 7,817 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, ये याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल और, अगर दोस्तों कभी आपसे इसकी स्थिति के बारे में पूछ दे कि बताइए ये नंदा देवी की स्थिति कहां पर है, तो याद रखेगा, इसके लिए 2 पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, याद रखेगा, पूर्व में आपने गौरी गंगा का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं, अब आपने हो सकता सुना ही ना हो। पूर्व में आपने गौरी गंगा का नाम सुना होगा, और पश्चिम में दोस्तों ऋषि गंगा का नाम सुना होगा। पश्चिम में किसका नाम सुना होगा, ऋषि गंगा का नाम सुना होगा। ये दोस्तों पूर्व और पश्चिम के बीच में, याद रखेगा, इसके बीच में क्या है दोस्तों, स्थित क्या है, एक घाटी दोस्तों, उसी घाटी में स्थित है। ठीक है, क्या है दोस्तों, बीच में स्थित एक घाटी है, वहीं पर दोस्तों ये नंदा देवी पर्वत स्थित है। मतलब दोनों क्या है दोस्तों, दोनों यहाँ पर जो गंगा, पूर्व में गौरी गंगा, पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियां, ये उसी के बीच में दोस्तों स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, ये घाटियां हैं, याद रखेगा, ये इन दोनों के बीच में स्थित है, इस पर्वत चोटी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कीजिए। कर लहात्से को दोस्तों ज्यादातर स्थानों पर ना ऐसे लिखा होता है, देखिए लहात्से ऐसे लिखा होता है। ठीक है, लहासे पर्वत की बात करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहां पूरा ल है, यहां पर आधा ल है, बस इतना है। कर लहासे पर्वत चोटी दोस्तों कहां पर स्थित है, तो ये 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है। कौन कौन से देश, तो याद रखेगा, नेपाल डैश चीन, नेपाल चीन की सीमा पर स्थित यह एक पर्वतमाला है जिसका नाम है लहात्से। ठीक है, इसको याद रखेगा। अब देखिए, हर पर्वतमाला की अगर सोचेंगे ऊंचाई नितिन सर बता देंगे, तो भैया इतना नहीं याद है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है 2, 3, 4 उसके बारे में दोस्तों पता है, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं। यहां से एक एक पर्वत चोटी की ऊंचाई याद करना संभव भी नहीं और जरूरी भी नहीं। ठीक है, आप केवल याद करिए दोस्तों इसका लोकेशन क्या है, और दोस्तों इसको अलग नाम से जाना जाता है तिब्बत में। कोई बच्चा बता सकता है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में इस पर्वतमाला को किस नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे सवाल सुनिए। तिब्बत में इस लहात्से पर्वतमाला को किस नाम से जानते हैं, क्या आप जानते हैं, इसे कहा जाता है साउथ पीक। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है साउथ पीक। ठीक है, याद रखेगा, साउथ पीक। या दोस्तों इसी का एक और नाम है ईवन। क्या नाम है दोस्तों, आपने सुना भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए परीक्षा में कभी पूछ दे ईवन पर्वतमाला, क्या पूछ दे दोस्तों, ईवन पर्वतमाला, तो बच्चा सोचेगा लगता है कुछ गड़बड़ दे रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पर्वतमाला लिख दिया क्या, अरे जैसे K2 को गार्डविन आस्टिन कहते हैं, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं, ईवन कहते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपसे K2 पूछ दे, K2 क्या पूछ दे दोस्तों, K2, तो K2 किसे कहते हैं, K2 कहते हैं दोस्तों गार्डविन आस्टिन को। किसे कहते हैं, गार्डविन आस्टिन को कहते हैं, गार्डविन आस्टिन को कहते हैं। कहां स्थित है दोस्तों, पीओके में स्थित है। उसी तरह से ईवन किसे कहते हैं, ये लहात्से को कहते हैं। किसे कहते हैं, लहात्से को। याद रखेंगे ना, कुछ तो नया मिला आपको सीखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा, लिख रहा मकालू पर्वत। ठीक है, मकालू पर्वत चोटी दोस्तों ये कहां पर, चोटी मतलब पर्वतमाला की बात करें, मकालू पर्वत चोटी दोस्तों कहां पर स्थित है, तो यह भी 2 देशों के बीच में स्थित है दोस्तों। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नाम क्या दोस्तों, मकालू पर्वत। क्या नाम दोस्तों, मकालू। ठीक है, और ये कभी कभी एक श्रृंखला पूछता है, आप नाम याद रखेगा, महालंगूर श्रृंखला। कौन सा दोस्तों, महालंगूर श्रृंखला। ठीक है, यह महालंगूर श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह श्रृंखला दोस्तों कहां है, यह हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महालंगूर श्रृंखला में दोस्तों इस मकालू पर्वत का नाम आता है, जो कि नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, और इतना ही सवाल आता है, बस इससे ज्यादा मकालू के बारे में कुछ आता नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा ये कहां पर स्थित है। क्या क्या पूछा दोस्तों, एक तो धौलागिरी के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा, एक तो धौलागिरी के बारे में पूछा, दूसरा किसके बारे में पूछा दोस्तों, अन्नपूर्णा के बारे में पूछा। अब ध्यान से समझिएगा कि आपसे केवल लोकेशन पूछ रहा है कि इन दोनों का लोकेशन क्या है, तो ये दोनों पर्वतमालाएं दोस्तों कहां स्थित हैं, ये आपके नेपाल में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है। जो
काम की बात है दोस्तों, ये समझिएगा, धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धौलागिरी को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, इसे कहा जाता है व्हाइट माउंटेन। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा में अब आप हमेशा क्या वही ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ते हैं, वो तो यूरोप वाला हो गया। ठीक है, आप जल्दी दोस्तों आप व्हाइट माउंटेन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आप दोस्तों कभी इंद्रधनुषी माउंटेन का नाम सुने हैं? इंद्रधनुष के जैसे 7 रंग होते हैं, वैसे सप्तरंगी माउंटेन भी होते हैं, वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कभी सर्च कीजिए, आप एक बार गूगल सर्च कर लेंगे ना तो दीवाना हो जाएंगे, अरे सर ऐसा भी माउंटेन होता है, 7 रंग के पर्वत। नहीं सर मैं नहीं मानता, मत मानिए, 7 रंग के पर्वत होते हैं, आप खोल के देखिए, पढ़ के देखिए, बहुत जबरदस्त। मैं आपको दिखा नहीं सकता वरना जबरदस्त, एक बार आप सर्च करके जरूर देखिएगा। उसी तरह से व्हाइट माउंटेन किसे कहा जाता है? धौलागिरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये बर्फ से ढका रहता है, हमेशा क्या होता है दोस्तों? बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। अन्नपूर्णा को दोस्तों यहां अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा को क्या माना जाता है? याद रखेंगे, अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, या कितना अंतर है, दोनों नेपाल में स्थित हैं, एक बर्फ से ढका है, दूसरा हरा भरा है, और दोनों बहुत दूर नहीं दोस्तों, पास में ही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों धौलागिरी को धौला प्रथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको धौला प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी दे देता है धौला प्रथम, तो वैसे ज्यादातर बच्चे पहचान जाएंगे कि धौला प्रथम का मतलब धौलागिरी पर्वत की बात आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गोसाई थान पर्वत चोटी दोस्तों कहां पर स्थित है? गोसाई थान। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। गोसाई थान नाम पढ़ के लग रहा होगा दोस्तों हिंदुस्तानी नाम है, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं है और ना ही इसके पड़ोसी देश के पास है दोस्तों। ये कहां पर स्थित है? ये चीन में स्थित है। गोसाई थान जो पर्वत है दोस्तों, ये कहां स्थित है? चीन में स्थित है। और तिब्बत में दोस्तों इसे सीसा पंगमा कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? याद रखेंगे, सीसा पंबमा। ठीक, क्या कहते हैं दोस्तों? सीसा पंबमा। ठीक है, याद रखेंगे, क्या नाम देते हैं दोस्तों? ये जो गोसाई थान पर्वतमाला है, इसे तिब्बत में दोस्तों क्या कहा जाता है? सीसा पंगमा कहा जाता है। ठीक है, पंगमा। ठीक है, सीसा पंगमा। ठीक है, पंगमा कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये नाम है। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अब जो तिब्बत की बात हम करते हैं, तिब्बत देश एक्चुअली में है ही नहीं। ठीक है, काफी पहले दोस्तों तिब्बत देश हुआ करता था। ठीक है, जो तिब्बत था यह देश हुआ करता था दोस्तों। तिब्बत जो देश था, इसकी राजधानी, तिब्बत देश हुआ करता था और इसकी राजधानी थी दोस्तों लासा। कहां राजधानी थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी लासा। ठीक है, लासा। लेकिन दोस्तों अब इस पे चीन ने नियंत्रण कर लिया। ठीक है, चीन के कब्जे में आ गया है दोस्तों, अब ये चीन के कब्जे में है। तो जो ये देश है दोस्तों तिब्बत, अब ये देश नहीं रहा। ठीक है, तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं दोस्तों दलाई लामा, वो दोस्तों भारत में रहते हैं, भारत ने उन्हें शरण दे रखा है। और जितने भी तिब्बती गुरु हैं, तिब्बती लोग हैं, वो दोस्तों उनको एक स्थान दिया गया है। ठीक है, उन लोगों के लिए उत्तराखंड में एक स्थान निर्धारित है दोस्तों, और कुछ स्थान दोस्तों हिमाचल में भी ऐसे जहां पर ये लोग अपना निवास स्थान बना के रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे दोस्तों। ये अब ये देश नहीं है तो तिब्बत को पूरी तरह से चीन कंट्रोल करता है, ये भी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल चीन में इसे सिनसा पंगमा कहते हैं, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, नामचा बरवा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? ठीक है, तो नामचा बरवा जो पर्वत चोटी दोस्तों, वैसे तो देखा जाए यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन दोस्तों इस चोटी का कुछ हिस्सा, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा चीन में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? इसका कुछ हिस्सा चीन में पड़ता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। तो चीन और भारत, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, कि ये दोस्तों भारत और चीन के बीच में दोस्तों यह स्थित है नामचा बरवा, विशेष करके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, एक चीज और दोस्तों नामचा बरवा के बारे में आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, हिमालय की पूर्वी चोटी या हिमालय की पूर्वी श्रृंखला के रूप में इसे जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? हिमालय की पूर्वी श्रृंखला। ठीक है, हिमालय की पूर्वी श्रृंखला के रूप में से जाना जाता है, या पूर्वी हिमालय के रूप में भी दोस्तों इस नामचा बरवा को याद रखते हैं, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं।
आप केवल इतने किताबों के भरोसे मत रहिएगा, कभी स्टडी 91 के एप्लीकेशन वेबसाइट पे आके चेक करते रहिए, हमेशा किताबें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। और बहुत शिद्दत के साथ, बहुत लगन के साथ हम लोग किताबें तैयार करते हैं। अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे और किताबें पढ़ेंगे तो लगेगा कि वाकई दम है कंटेंट में, ठीक है। जो इंसान फ्री में इतना कुछ दे सकता है रिसर्च करके, सोचो हम अपने कंटेंट में, अपने पेड बैच में कितनी चीजें आपको सिखाते होंगे, ठीक है। ध्यान रखिए। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है गुर्ल मांधाता पर्वत। जी हाँ दोस्तों, गुर्ल मांधाता पर्वत दोस्तों कहां पर स्थित है, सोच समझ के बताइए। गुर्ल मांधाता दोस्तों, नाम पढ़ के फिर आपको लगा कि हिंदुस्तान में होगा, बट नहीं है, ठीक है। जैसे पीछे आपको झटका लगा ना, वैसे ही दोस्तों यहां पर भी है। याद रखेगा, ये गुर्ल मांधाता पर्वत जो है दोस्तों, जनरली इसे मांधाता के नाम से जाना जाता है। ये चीन में स्थित है, ठीक है। और चीन में दोस्तों नलकांकर हिमालय है। कहां पर दोस्तों, नलकांकर हिमालय, ठीक है। नलकांकर हिमालय के अंतर्गत दोस्तों ये गुर्ल मांधाता पर्वत आता है। क्या लिखा है, नलकांकर हिमालय के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये याद रखेंगे, ये जो गुर्ल मांधाता पर्वत है दोस्तों, यहीं से घाघरा नदी निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों, घाघरा नदी निकलती है दोस्तों। घाघरा नदी इसी के निकट दोस्तों मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील भी इसी के पास में है, ठीक है। मानसरोवर झील जो आप पढ़ते हैं वो भी दोस्तों इस गुर्ल मांधाता पर्वत के पास में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो मानसरोवर झील है दोस्तों, इसी के दक्षिण से दोस्तों ये क्या करती है, घाघरा नदी निकलती है। और घाघरा नदी जब आगे बढ़ती दोस्तों, जब ये नेपाल में आती है तो पश्चिमी नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, इसे कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये कहां से निकलती है, गुर्ल मांधाता से ही निकलती है। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पढ़िए। लिखा है कॉमेट पर्वत कहां पर स्थित है। कौन सा पर्वत है दोस्तों, कमेंट नहीं लिखा है, कॉमेट नाम क्या दोस्तों, कॉमेट पर्वत। ये दोस्तों कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये भी भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। भारत चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये भी भारत चीन की सीमा पर स्थित है। नाम है दोस्तों कॉमेट पर्वत, याद रखेंगे, ठीक है। एक और नदी याद रखेगा दोस्तों, ये गुर्ल मांधाता में गौला नदी याद रखेगा। कौन सा दोस्तों, गौला नदी, ठीक है। परीक्षा में पूछा जाता दोस्तों कि गौला नदी का उद्गम कहां से होता है, उद्गम, ठीक है। गौला नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है, तब भी आप बताइएगा गुर्ल मांधाता से, ठीक है। और बाकी घाघरा तो आपने पढ़ ही लिया है, कॉमेट पर्वत आपने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है नंगा पर्वत। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, वैसे भी नंगा ही कौन करता है हमेशा, तो याद रखेगा पाकिस्तान, ठीक है। नंगा पर्वत दोस्तों कहां पर स्थित है, नंगा पर्वत दोस्तों स्थित है पाकिस्तान में। कॉमेट पर्वत स्थित है भारत और चीन की सीमा पर, ठीक है। और ये जो नंगा पर्वत है दोस्तों, ये पीओके वाले एरिया में, ठीक है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है दोस्तों, ये वहां पर स्थित है। ये वही हिस्सा है दोस्तों जहां पर K2 स्थित है। K2 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, K2 को हम गाडविन आस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, K2 को हम गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं। ये वही वाला हिस्सा है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, जो कॉमेट था ना, ये भारत चीन की सीमा पर है, लेकिन ये दोस्तों उत्तराखंड के निकट है। कहां पर दोस्तों, यह उत्तराखंड के निकट है, ठीक है। देखिए भारत चीन कहते समझ में आता कि पाकिस्तान के निकट है कि अरुणाचल के निकट है, ठीक है। तो उस मामले में आप याद रखेगा कॉमेट पर्वत जो दोस्तों ये उत्तराखंड के निकट आएगा। नंगा पर्वत दोस्तों ये आपके पाकिस्तान में स्थित है, पीओके वाले हिस्से में आता है, याद रखेगा। इसे दोस्तों कातिल पहाड़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दुनिया का कातिल पहाड़, ठीक है। दुनिया का कातिल पहाड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों कातिल पहाड़, क्योंकि दोस्तों इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एकदम प्लेन है, इसीलिए तो इसको नंगा नाम दिया गया, ठीक है, नंगा पर्वत, ठीक है। तो याद रखेगा दुनिया का कातिल पहाड़ कहा जाता है, या फिर इसी का एक और नाम है दियामीर। क्या नाम दोस्तों, इसी का नाम क्या दोस्तों, दियामीर नाम है। इसी को दियामीर के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। जैसे गाडविन आस्टीन को हम K2 कहते हैं ना, वैसे नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ भी कहा जाता है और दियामीर के नाम से जाना जाता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, क्या पता परीक्षा में यहीं से सवाल बन जाए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है ग्रेसर ब्रह्म। क्या दिया दोस्तों, पढ़िए ध्यान से। सवाल दिया आपसे, करा ग्रेसर ब्रह्म और राका पोशी, ठीक है। ये दो पर्वत चोटियां दोस्तों या दो पर्वतमालाएं हैं। एक है दोस्तों, दोनों अलग अलग हैं, एक है ग्रेसर ब्रह्म, दूसरा है राका पोशी। दोस्तों ये दोनों कहां पर स्थित है, तो ये दोनों पाकिस्तान में ही स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ग्रेसर ब्रह्म और राका पोशी ये स्थित है कहां पर दोस्तों, पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, आपने बाल्टोरो ग्लेशियर का नाम सुना है,
आपने नाम सुना होगा बाल्टोरो। बाल्टोरो, वैसे मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुने होंगे क्योंकि सबसे बड़ा है, लेकिन आप बाल्टोरो का नाम याद रखें। बाल्टोरो जो ग्लेशियर है दोस्तों, उसके पश्चिम या पश्चिम कर रहे हैं, उसके उत्तर पूर्वी छोर पर, उत्तर पूर्वी छोर पर दोस्तों स्थित है। कौन स्थित है दोस्तों? उसके उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है ये ग्लेशियर बम जो है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और स्पेशली अगर इसके लोकेशन की बात करेंगे तो आपने गिलगिट का नाम सुना होगा, ठीक है, गिलगिट का नाम सुना होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसे बादलों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बादलों की रानी, बादलों की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तथ्य भी याद रखेगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं, याद रखेगा। इसी तरह दे रहा दोस्तों तिरी चमीर, ठीक है। एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, तिरी चमीर, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों, तिरी चमीर, ठीक है। तिरी चमीर पर्वत दोस्तों ये कहां पर स्थित है? एकदम डिफरेंट सवाल दे दिया। अब यहां से आपका जवाब जो है बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, दिमाग पे जोर डालिए। कहां पर? सर पढ़ा ही नहीं, क्या बताएं, हम तो बस वही K2, कंचनजंगा, नंदा, ठीक है, उधर माउंट एवरेस्ट, उधर नामचा पर्वत, बस यही पढ़ के रह गए। ये जो आप ग्लेशियर बम पढ़ा रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, सर इन सब के बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान में था, याद रखिए, ठीक है। ये तिरी चमीर भी दोस्तों कहां पर स्थित है? यह भी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब बताइए, आप पाकिस्तान जो POK वाले सेक्टर में स्थित, आप अगर उनके बारे में नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। आपने पाकिस्तान में सुना होगा खैबर पख्तूनवा के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? खैबर पख्तूनवा प्रांत, ठीक है, खैबर पख्तूनवा प्रांत के बारे में सुना होगा। ये खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है दोस्तों, ये वहीं पर स्थित है, तिरी चमीर पर्वत। कौन सा है? तिरी चमीर पर्वत, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा आल्पस पर्वत, कौन सा दे दिया दोस्तों? आल्पस पर्वत किन दो देशों की सीमा पर स्थित है दोस्तों? अब यहां से आपका सवाल चेंज हो रहा है। हम भारत और भारत के आसपास में स्थित जो भी पर्वतमालाएं हैं, अच्छा, पूरे भारत में स्थित जो अलग अलग पर्वतमालाएं दोस्तों, उसको हम भारत के भूगोल में जब पढ़ेंगे तब हम पर्वतों का अध्ययन करेंगे। अभी दोस्तों भारत के आसपास की सीमा पर स्थित पर्वतों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, करा आल्पस पर्वत जो है ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? पहले याद रखें दोस्तों, आल्पस पर्वत कहां पर स्थित है? यह यूरोप में स्थित है। और यूरोप तो दोस्तों क्या है? यूरोप तो दोस्तों एक महाद्वीप है। क्या दोस्तों? यूरोप तो महाद्वीप है। और जब जब आप आल्पस पढ़ते हैं दोस्तों तो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आल्पस पर्वत दोस्तों इतना बड़ा है कि वो 8 देशों में फैला हुआ है। अब बताइए, अगर 8 देशों में फैला हुआ है, 1200 किलोमीटर का पर्वत है दोस्तों, छोटा मोटा नहीं है। और यूरोप एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब उस कॉन्टिनेंट पे दोस्तों छोटे छोटे देश। अब जब 1200 किलोमीटर का पर्वत है तो भाई हर बार ये आल्पस पर्वत हमारे सामने आ जाता है। अब यहां से सवाल दो टाइप के बनते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि किस देश की सीमा पर स्थित है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से देश में स्थित है। तो अभी जो सवाल दे रहा दोस्तों, ये पर्वत की सीमा के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये किस पर्वत की सीमा पर, ये जो है किस पर्वत सीमा पर स्थित दोस्तों। तो 2 देश है वहां पर, याद रखेगा, एक इटली देश है, दूसरा है दोस्तों स्विट्जरलैंड देश। कौन सा दोस्तों? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड देश, ठीक है, याद रखेगा। ये 2 देशों की सीमा पर स्थित है अगर आप सीमा की बात करेंगे तो। लेकिन अगर आप बात करेंगे दोस्तों कि आल्पस पर्वत जो है ये किस किस देश में स्थित है, तो चलो दोस्तों पहला देश ही हो गया, दूसरा देश ही हो गया, और हम यहां अपनी बात में दोस्तों तीसरे देश से स्टार्ट कर लेते हैं। कर सकते हैं ना, तीसरे देश से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 देश तो जहां सीमा पर वही आ गया, इटली और स्विट्जरलैंड आ गया, ठीक है। बाकी देशों में कौन कौन से आएंगे तो चलिए नोट करते हैं। पहले लिखिएगा दोस्तों फ्रांस, ठीक है, तीसरा देश हो गया। चौथा देश लिखिएगा दोस्तों मोनाको, ठीक है। 5वां देश लिखिएगा दोस्तों लिचेस्टीन। कौन सा दोस्तों? लिचेस्टीन, ठीक है, लिचेस्टीन लिखिएगा, ठीक है। 6ठा देश लिखिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? यूक्रेन। क्या सर ये यूक्रेन तक जाता है? जी हाँ, इसको याद रखिए। नहीं यूक्रेन नहीं यार, स्लोवानिया। कहाँ यूक्रेन भेज देंगे, मैप याद करना पड़ेगा। फ्रांस है, लिचेस्टीन, पहले 1 मिनट, इटली है, इटली के बाद स्विट्जरलैंड है, फिर फ्रांस हो गया, ठीक है, राजधानी पेरिस, फिर इधर आ गया मोनाको हो गया, लिचेस्टीन हो गया, और क्या हो जाएगा दोस्तों? और याद हो जाए, अच्छा 2 देश में और देशों का नाम याद रखेगा। एक तो ऑस्ट्रिया आएगा, पहले आप जर्मनी कर लो, जर्मनी कर लो, फिर आप ऑस्ट्रिया कर लो, कितना हो गया? 7 हो गया ना, ऑस्ट्रिया कर लो। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यहीं पर ओपेक का संगठन है। और 8वां देश है दोस्तों स्लोवानिया, ठीक है, स्लोवानिया।
वो यूक्रेन मत करना दोस्तों, यूक्रेन तो जाके रसिया के पास में आ जाएगा, रसिया के ठीक नीचे दोस्तों देखेंगे तब यूक्रेन मिलेगा, ठीक है। जो यूएसएसआर था दोस्तों, यूएसएसआर, ठीक है, 1990 के दशक में जब वो टूटा ना तो दोस्तों वो 15 भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। उसी से दोस्तों यूक्रेन भी बना था, उसी से उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो बने अलग अलग देश ना, वो सब दोस्तों उसी के विभाजन के बाद ही जो है आए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखेगा और फिर से याद रखे, पहला इटली हो गया, दूसरा या याद है भाई, थोड़ा दिमाग पे खाली जोर डालना है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये सीमा पर स्थित है। बाकी फ्रांस और जर्मनी को एक साथ याद रखिए, मोनाको को और उसको ऑस्ट्रिया को एक साथ याद रखिए। कितना हो गया? 6 हो गया। और क्या बच गया दोस्तों आपका? एक बच गया आपका ये स्लोवानिया बच गया, एक लिechtenstein बच गया, ठीक है, ये हो गया 8। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे। ये आल्प्स पर्वत दोस्तों इसीलिए हमें परेशान करता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल क्या दे रहा है? अगला सवाल दे रहा है दोस्तों एटलस पर्वत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम जो एटलस पढ़ते हैं ना वो एटलस की बात नहीं कर रहा, यह एटलस नाम का दोस्तों एक पर्वतमाला भी है, ये उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। अब दोस्तों जो अफ्रीका है यह भी तो महाद्वीप है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि महाद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो देश की बात कर रहे हैं कि एटलस पर्वत किस देश में स्थित है, ये तो अफ्रीका महाद्वीप की बात आ गई, ठीक है। तो स्पेशली अगर देश की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखेगा मोरक्को का नाम याद रखेगा, ठीक है। ये जो मोरक्को देश है दोस्तों अफ्रीका में स्थित है, वहां पर क्या स्थित है? यह एटलस पर्वत स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तब क्या बताएंगे दोस्तों? तब याद रखेगा इसका नाम है किलीमंजारो। क्या नाम है दोस्तों? किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो। और जो किलीमंजारो है दोस्तों ये किस देश की सीमा पर स्थित है? किलीमंजारो दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत भी याद रखेगा, और ये तंजानिया की सीमा, तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? तंजानिया में। कहां पर दोस्तों, किस किस जगह पर स्थित है? तो याद रखेगा ये तंजानिया में स्थित है, ठीक है। सीमा क्या? तंजानिया याद रखेगा। तंजानिया में क्या स्थित है? किलीमंजारो स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, करा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों कहां पर स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों पड़ता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पड़ता है दोस्तों? यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका नाम ही है दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, बढ़िया सवाल है। इसको ईस्टर्न हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इसको ईस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है, हाईलैंड्स, ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड्स के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। ज्यादातर लोग दोस्तों इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो कहते हैं, ये ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, याद रखिएगा। कितनी लंबी है श्रृंखला दोस्तों? तो ये भी याद रखेगा, ये 3500 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये कितनी लंबी है दोस्तों? ये 3500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। अगला सवाल पढ़िए, करा विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी में दोस्तों आता है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी आती है दोस्तों? एंडीज आता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा आ जाता है? आप रॉकी पर्वत कर सकते हैं, रॉकी पर्वत। नंबर 3 पर दोस्तों यहां आप हिमालय ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हिमालय के बारे में आपको पता है कि हिमालय कितना लंबा दोस्तों? तो 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है ना। कितना लंबा दोस्तों? 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों रॉकी है वो 4800 किलोमीटर लंबा है। कितना है? रॉकी जो है दोस्तों ये 4800 किलोमीटर लंबा है। और जो एंडीज पर्वतमाला है ये 7000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी दोस्तों आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन कौन सी है, जरा उसके बारे में भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा व्हाइट पर्वत, ठीक है। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले हम लोगों ने व्हाइट माउंटेन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? व्हाइट माउंटेन के बारे में पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट माउंटेन भारत में किसे कहा जाता है, तब आप किसका नाम लेंगे दोस्तों? तब आप नाम लेंगे धौलावीरा का। किसका नाम लेंगे दोस्तों? धौलावीरा, ठीक है, ठीक है, धौलावीरा का, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट माउंटेन कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर व्हाइट माउंटेन अगर किसी दूसरे देश के बारे में पूछे, ठीक है, तो याद रखेगा तब ये कहां आ जाएगा? तब आप बताएगा दोस्तों कैलिफोर्निया में। कहां पर स्थित है दोस्तों? यह कैलिफोर्निया में स्थित है। और कैलिफोर्निया कहां दोस्तों? तो आपके यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। व्हाइट पर्वत दोस्तों ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है ड्राकेंसबर्ग पर्वत। जी हां दोस्तों, एक पर्वत है दोस्तों ड्राकेंसबर्ग। ये कहां पड़ता है दोस्तों? तो ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत
पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जो है दोस्तों ये देश का नाम है, जबकि अफ्रीका क्या है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का नाम है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का नाम है, जबकि दक्षिण अफ्रीका क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जो है यह एक देश का नाम है। और ड्राकेंसबर्ग पर्वत ये दो देशों की सीमा पर पड़ता है, एक दक्षिण अफ्रीका प्लस दोस्तों दूसरा देश है दोस्तों लेसोथो, ठीक है। कौन सा देश है दोस्तों, लेसोथो दोस्त, ठीक है, लेसोथो दोस्त, ठीक है। इसकी सीमा पर स्थित है दोस्तों कौन सा देश या कौन सा पर्वत, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है इसका नाम है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अराकान योमा। अराकान योमा कहां स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा भारत म्यांमार के मध्य स्थित है। कहां दोस्तों, भारत म्यांमार देश, जी हां दोस्तों, म्यांमार देश जिसे हम पहले वर्मा के नाम से जानते थे, ये इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या दोस्तों, विक्टोरिया पीक नाम है। क्या नाम दोस्तों, विक्टोरिया। याद रखेंगे आप, ठीक है, बहुत आसान है विक्टोरिया शब्द, ठीक है। तो उसका नाम है दोस्तों विक्टोरिया पीक, ने विक्टोरिया मांड कर लीजिएगा, ठीक है, विक्टोरिया मांड, ठीक है, मांड, ठीक है, विक्टोरिया मांड या मांड विक्टोरिया कहा जाता है। अराकान योमा, ठीक है, कहा जाता है जो हिमालय पर्वत है ना, इसका पूर्वी विस्तार दोस्तों अराकान योमा तक फैला हुआ, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय का पूर्वी विस्तार, हिमालय का पूर्वी विस्तार कहां तक है दोस्तों, कहां तक है, अराकान योमा तक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा तक है, ये भी याद रखेंगे। हालांकि पूरब में आपने नामचा बर्वा का नाम पढ़ा ही था, ठीक है, वो तो दोस्तों पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता ही है, लेकिन दोस्तों यहां तक इसका विस्तार माना जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा माउंट टिटलिस, क्या दे दिया दोस्तों, माउंट टिटलिस पर्वत। ध्यान से पढ़िएगा, आज आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ऐसे पर्वत का नाम आ रहा है जो हमने सुना ही नहीं, ठीक है। आप पढ़िए, सुनिए भाई, ठीक है। ये माउंट टिटलिस कहां पर दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड में। कहां पर स्थित दोस्तों, यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके पहले दोस्तों आपने क्या पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था आपने आल्प्स पर्वत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, आल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ा था। और आपने पढ़ा था आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों ये स्विट्जरलैंड प्लस क्या था दोस्तों, रोम किसकी राजधानी, इटली की ना, इटली की सीमा पर स्थित था, ठीक है, सीमा पर स्थित था, याद रखेंगे, ठीक है। ये तथ्य आपने पढ़ा था। अभी जो आप पढ़ रहे हैं माउंट टिटलिस, ये स्पेशली कहां दोस्तों, ये आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्विट्जरलैंड में स्थित दोस्तों यह एक तरह का ज्वालामुखी पर्वत है। क्या दोस्तों, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। किसका उदाहरण दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नाम है टिटलिस, और पड़ता कहां पर दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये तथ्य भी याद रखेंगे। लिख रहा दोस्तों तिएन शान, शयान और स्टेनोबाई पर्वत ये कहां पर स्थित है, लाइन से बताना, तिएन शान कहां पर स्थित है, शयान कहां है और स्टेनोबाई कहां पर, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों ये जो तीनों पर्वत है दोस्तों ये रूस में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों, यह रूस में स्थित है, और रूस दोस्तों एशिया के हिस्से में, ठीक है। तो तिएन शान, शयान और स्टेनोबाई ये तीनों दोस्तों कहां पर स्थित है, याद रखेगा यह रूस में स्थित है। और याद रखेगा महाद्वीप अगर आपसे पूछ दे तो बताइए किस महाद्वीप में दोस्तों, एशिया महाद्वीप के पर्वत हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से नानशान दोस्तों कहां पर स्थित है, नानशान, तो याद रखेगा नानशान दोस्तों ये चीन में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों, नानशान कहां पड़ता है, चीन में पड़ता है। उसी तरह से जो हार्ज पर्वत का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा दोस्तों, हार्ज पर्वत जो है दोस्तों ये जर्मनी में है। कहां पर दोस्तों, हार्ज पर्वत कहां पर है, ये आपके जर्मनी में पड़ता है। और ये रेवेंजोरी और हेनरी जो लिख रहा दोस्तों ये पर्वत कहां पर पड़ता है, तो ये आपके युगांडा में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपके युगांडा में, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा क्रमशः कहां कहां हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा चीन, जर्मनी और क्या हो जाएगा दोस्तों, युगांडा, ठीक है, जर्मनी और युगांडा। ये दोस्तों यहां तीन जगहों पर है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा ना, तो दोस्तों इसी तरह से आज का सेशन यही समाप्त होता है, ठीक है। तो बड़े आसानी से दोस्तों हम लोगों ने कवर किया एक एक चीज़ों के बारे में। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको सीक्वेंस में चीज़ें पढ़नी हो तब जाके पढ़ने का मजा आता है। और अगर आप स्टडी 91 के साथ जुड़े हैं तो फायदा एक है दोस्तों कि हम लोग सीक्वेंस में चीज़ें कवर कर रहे हैं। आज जाके दोस्तों हमारा पर्वत वाला चैप्टर पूरा समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में दोस्तों हम पठार पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां हैं उन्हें हमने तीन भागों में बांटा था। पहला था पर्वत, दूसरा था पठार और तीसरा था मैदान, ठीक है। तो पर्वत जो था दोस्तों ये 25 से 26% दोस्तों पर्वत की स्थलाकृतियां हैं।
33% दोस्तों ये आपके पठार की स्थलाकृतियां हैं और 41% दोस्तों ये जो है मैदानी इलाका है। याद रखेंगे इस तरह से 41, 33 और ये 26 आप जब जोड़ेंगे तो आपका पूरा 100% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी दोस्तों ये पठार से संबंधित होगी और पठार के बाद जो हम कवर करेंगे मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ में जुड़े रहिए, इसी तरह से नई नई चीज आपको सीखने को मिलती रहेगी, ठीक है। पीछे के जिन वीडियोस को आपने नहीं देखा है देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं वाकई सटीक तरीके से तैयारी हो तो दोस्तों एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी और पढ़ने का मजा इसी तरह से रहेगा, ठीक है। जितने एनर्जी के साथ, जितने मेहनत के साथ एक क्लास दी जा रही है उसी तरह से दोस्तों संविधान और इतिहास की भी क्लास दी गई है। बस आप जाके वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।